warriors. Hello law warriors and welcome to my channel of Coffee and Clauses, जहाँ पर हम अपनी कॉफी के साथ वेरियस प्रोविजंस ऑफ द बेयर एक्ट डिस्कस करते हैं. सो आई होप आप अपनी कॉफी एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी को 2016 अपने साथ में लेकर बैठे हो. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो जो हमने पिछली वीडियो में कहाँ तक पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि सेक्शन 7, सेक्शन 8 एंड सेक्शन 10 में हमारा फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, हमारा ऑपरेशनल क्रेडिटर्स एंड हमारे कॉर्पोरेट डेटर्स, जो कि कॉर्पोरेट एप्लीकेंट भी कहते हैं हम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5, वो सब अप्लाई कर सकते हैं फॉर इनिशिएशन ऑफ CIRP प्रोसेस. हमने इनिशिएशन डेट के बारे में पढ़ा था, जब क्या कहते हैं हमारे ये तीनों लोग एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो कि हमारे एनक्लैट है उसके लिए अप्लाई करते हैं. फिर उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि कमेंसमेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ डेट क्या है, जब हमारा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हमारा प्लान हमारा ये CIRP के क्लेम्स अप्रूव कर देता है, तो वहां से कमेंसमेंट ऑफ इनिशिएटिंग डेट होती है. सो अब हमने आगे पढ़ना था. सेक्शन 10A तक हमने शायद कवर कर लिया था. हाँ, सेक्शन 10A तक हमने कवर कर लिया था कि कैसे हमारा कोविड के पीरियड में हमारे इसके ऊपर टोटल बैन लग गया था कि आप कहीं भी ये लिक्विडेशन प्रोसेस इनिशिएट नहीं कर सकते हो. सेक्शन 11 में भी पढ़ लिया था कि हमने कौन कौन इंटाइटल नहीं है एप्लीकेशन मेक करने के लिए, कि अगर पहले से कोई ये प्रोसेस CIRP और PPIRP का प्रोसेस चल रहा है तो हम लोग ये प्रोसेस इनिशिएट नहीं कर सकते. फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर ऑफ द CD अगर PPIRP के प्लान से चल रहे हैं तो वो भी वहां पर भी नहीं कर सकते. और अगर 12 मंथ्स का रेजोल्यूशन प्लान अगर अप्रूव हुआ है तो फिर भी नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार तो आप रेजोल्यूशन प्लान ये 180 डेज की खेल नहीं खेल सकते ना. फिर वॉलेट अगर आपने किया है कोई भी रेजोल्यूशन प्लान को 12 मंथ्स अगो तो नहीं कर सकते. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पर हमारा सेक्शन 12 से शुरू होता है हमारा CIRP जो है हमारा क्या कहते हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. ये पूरा जो हमारा सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. तो हमारा सेक्शन 12 से स्टार्ट होता है हमारा कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, जहां पर हम अपनी एप्लीकेशन हमने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से फाइल कर चुके हैं और हमारा क्या हो रखा है, हमारी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन चली गई है एंड उसने हमारा क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है 14 to 7 डेज के बीच में. ठीक है, अब इसमें टाइम लिमिट दे रखी है सेक्शन 12 में. तो ये जो हमारा डेट ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक्सेप्टेड द एप्लीकेशन, मैंने आपको बताया ICD है और वो ID क्या है जो हम वो दे रहे हैं. तो ये कंप्लीट होने चाहिए 180 डेज फ्रॉम ICD. तो ICD से 180 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए पूरा प्रोसेस जो हम अभी बताएंगे. ठीक है, एक्सटेंशन हो सकता है एक टाइम का 90 डेज के लिए. एक्सटेंशन कैसे होगा 90 डेज का? COC है वो 66% ऑफ द वोटिंग शेयर्स अगर वो अप्लाई कर रहे हैं, जो RP जो अप्लाई करेगा वो AA के साथ विद COC का 66% ऑफ वोटिंग शेयर के साथ अप्लाई करेगा, तो यहाँ पर एक्सटेंशन 90 डेज का हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेक्शन 12 हुआ. सेक्शन 12 हमारा क्या बात कर रहा है? सेक्शन 12 हमारा बात कर रहा है कि पूरा CIRP का प्रोसेस आप 180 डेज में हमारे रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करके हम पूरा ये प्रोसेस 80 डेज में कंप्लीट करेंगे और ये एक्सटेंशन हो सकता है 90 डेज का. कैसे? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है जो अपॉइंट होगा बाद में, तो वो जो है वो अप्लाई करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास और ये इसके पास होगा COC का 66% ऑफ द वोटिंग शेयर का अप्रूवल होगा कि हाँ कि आप एक्सटेंशन के लिए मान रहे हो. अब ये COC जो है वो खुद कभी भी एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता, वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के थ्रू ही फाइल करेगा. और अगर अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास गए, अब उसके पास दो है, या तो वो 90 डेज को अप्रूव कर देगी या वो रिजेक्ट कर देगी. ठीक है, अगर उसने एक्सेप्ट किया रिजेक्ट किया, इससे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल पे कोई असर नहीं पड़ेगा. रेजोल्यूशन जो प्रोफेशनल है वो अपनी क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी उसकी दे रखी है सेक्शन 22 में वो उसको डिस्चार्ज करता रहेगा जब तक एक्सेप्ट या नहीं होगी. ये नहीं है कि 90 डेज का भी डाल रखा है अभी तो हम वो कर सकते हैं, ऐसे तो कंपनी डूबी जाएगी उस बंदे की, कॉर्पोरेट डेटर की. तो वो रेजोल्यूशन जो प्रोफेशनल होगा वो उसकी कंपनी के सारे जो ड्यूटीज होगी अपने निभाता जाएगा. अंडर सेक्शन 22 में उसकी ड्यूटीज दे रखी है वो सारी निभाता जाएगा. तो यहाँ पर टोटल जो है 330 डेज है. देखो यहाँ पर जो 330 डेज होता है, यहाँ पर आप बोल रहे हो 180 90, ये तो हमारा हुआ कितना हुआ हमारा
100 280 हुआ, तो आप ये 270 हुआ, तो आप ये कैसे 330 डेज कैसे बोल रहे हो? तो 330 डेज हम ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि ये एक्सटेंशन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग से कभी कभी हो जाते हैं, कुछ चीजें हो जाती है जो अनअवॉइडेबल होती है, तो आप 330 डे में तो मैंडेटरी आपको खत्म करना है। पीपीआईआरपी का जो एमएसएमई में होता है तो वहां पर अलग चलता है। एक बार मैं देखूं, एक सेकेंड। हाँ सॉरी, तो यहाँ पर क्या कहते हैं हम कितना हुआ 180 डेज, 90 डेज और टोटल 330 डेज, और आपको बताया एक्सटेंशन कैसे मिलता है। जहां पर हमारा पीपीआईआरपी का जो है वो 120 डेज में हमारा वो हो जाता है, क्या कहते हैं कंप्लीट होना होता है, बिकॉज इट टॉकिंग अबाउट एमएसएमई। एमएसएमई पे आप इतना बर्डन नहीं डाल सकते, तो 120 डेज में कंप्लीट होता है। अब इसमें जो 120 डेज है ना, यहाँ पर 180 डेज जैसे लिखा हुआ है, तो ये 90 डेज एक्सक्लूडेड है ना, पर वहां पर 120 डेज 90 डेज इंक्लूड करके, मतलब एक्सटेंशन पीरियड के जो है वो इंक्लूड करके उनका 120 डेज में पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए और विंडो बंद होनी चाहिए, रेजोल्यूशन जो प्रोसेस है बंद होनी चाहिए। ठीक है, अब सेक्शन 12 बात करते हैं विड्रॉल की। अब देखो, इन्होंने विड्रॉल तो दे दिया, इन्होंने वो तो दे दिया, क्लेम कर दिया कि सेक्शन 6 में, सेक्शन 7 में, सेक्शन 9 में, सेक्शन 10 में। मैंने आपको इसमें एक जगह आपको अल्टरेशन बताया था, यहाँ पर सेक्शन इसके अंदर, हाँ देखो यहाँ पर सेक्शन 38 में आप अल्टरेशन कर सकते हो अपने क्लेम का 14 डेज के अंदर, जब आप सबमिशन वो लिक्विडेशन के सबमिशन के उसमें विद इन 14 डेज ऑफ लिक्विडेशन के सबमिशन के। अब यहाँ पर है कि आप बात करते हो कि इन्होंने जो क्लेम करा है, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एंड कॉर्पोरेट डेटर्स ने जो क्लेम किया, वो वापस भी ले सकते हैं अपने सीआईआरपी प्रोसेस के लिए। तो वो कब कैसे ले सकते हैं? अगर उन्होंने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने अप्रूव कर दिया उनका क्लेम, उससे पहले अप्रूव नहीं किया मतलब अभी तक, तो फिर वो जो है वो क्या कहते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो, क्योंकि उसका जो क्लेम है वो 14 डेज लगाता, तो अगर विद इन 14 डेज हो गया तो वो उसका विड्रॉल परमिट कर सकता है। और वो अगर उन्होंने वो एप्लीकेशन करी हो, क्योंकि सीओसी तो फॉर्म नहीं है, तो ये 14 डेज के अंदर अंदर इनको एप्लीकेशन करनी है विड्रॉल की, सिंपल। ठीक है, अगर उनका एडमिशन नहीं हुआ। बट यहाँ पर प्रॉब्लम तब आती है जब एडमिशन हो जाता है, तो एडमिशन हो गया पर अभी 7 दिन के अंदर सीओसी नहीं बनी है। ठीक है, तो सीओसी नहीं बनी है तो विड्रॉल वो कर सकता है, किसके थ्रू करेगा? पर क्योंकि आईआरपी तो अपॉइंट हो जाता है, जैसे ये एडमिशन होता है वैसे आईआरपी अपॉइंट हो जाता है, पब्लिक अनाउंसमेंट होती है। ठीक है, तो वो कर सकते हैं आईआरपी के थ्रू एप्लीकेशन मेड करेंगे, और आईआरपी जो है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन देगी, 3 डेज के अंदर वो क्या कहते हैं ये एप्लीकेशन मेड करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद सीओसी अब फॉर्मेशन हो गया। अब सीओसी फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर बहुत वो हो जाता है कि क्या कहते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। पहले में तो आप ठीक है, आप एप्लीकेशन देके विड्रॉल ले रहे हो, सेकंड में आप आईआरपी के थ्रू विड्रॉल दे रहे हो, अब इसमें 3 डेज, विद इन 3 डेज आप उसको विड्रॉल की एप्लीकेशन डाल रहे हो, एप्लीकेशन डाल रहे हो। पर अगर सीओसी फॉर्म हो गई तो भैया आपको सीओसी को भी कंसीडर करना पड़ेगा। सीओसी क्या करेगा, उसका क्या कहते हैं 90% वोटिंग शेयर अपना देगा, 90% उसका अप्रूवल होना चाहिए, तब जाके आप डाल सकते हो 7 डेज में उसका विड्रॉल ऑफ द एप्लीकेशन, 7 डेज के अंदर। इसमें 7 डेज टाइम पीरियड दे रखा है, और विड्रॉल के एप्लीकेशन यहाँ पर भी आईआरपी डालेगा। ठीक है, विद इन 7 डेज ऑफ द विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन टू आईआरपी। अब ये आईआरपी एंड आरपी जो है वो एप्लीकेशन फाइल करेंगे टू एए विद इन 3 डेज ऑफ सीओसी अप्रूवल। सीओसी को अप्रूवल जब तक नहीं होता है उसके विद इन 3 डेज के अंदर वो आईआरपी और आरपी जो है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर 3 डेज है अगर सीओसी अप्रूव नहीं हुआ है। सीओसी अप्रूव हुआ है तो सीओसी के 90% वोटिंग शेयर के बाद 7 डेज के अंदर वो आईआरपी को एप्लीकेशन विड्रॉ करने को कह सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा तीन चीजें है। सेक्शन 12A पता समझ आया। सेक्शन 11 में मैंने आपको बताया कि क्या कहते हैं कैसे हम लोग वो लोग इंक्लूड होते हैं जो लोग क्या कहते हैं जो लोग फाइल नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 12 में हमने कमेंसमेंट ऑफ द डेट बताई विच वाज 180, 90 और टोटल 330। ठीक है, सेक्शन 12A में हम बात करते हैं कि विड्रॉल कब कब हो सकता है। पहले में वो इजीली विड्रॉ कर सकते हैं जब तक वो अप्रूवल नहीं मिला, वो 14 डेज कंप्लीट नहीं हुआ है उससे पहले वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं, सिंपल। सेकंड में वो अप्रूवल मिल गया, विद इन 3 डेज अप्रूवल मिलने के बाद वो
एप्लीकेशन डाल सकते हैं, सीओसी तो फॉर्म नहीं हुई है तो आईआरपी के थ्रू वो डाल सकते हैं, क्योंकि इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भी तो अप्रूव हो ही जाता है ना हमारा। क्या कहते हैं, जो हमने उसमें पढ़ा था फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट डेटर में, हमने पढ़ा था कि आईआरपी की भी अपॉइंटमेंट हो गई थी वहां पर, ठीक है। वो क्योंकि वो नेम दे देता तो वहां पर अपॉइंट हो जाता, तो वहां पर वो उसके थ्रू अपनी एप्लीकेशन विद इन 3 days डालेगा। अब सीओसी फॉर्म हो गई है तो और अप्रूवल भी मिल गया तो सीओसी फॉर्म हो गई। सीओसी के 90% वोटिंग शेयर के बाद आईआरपी जो है 7 days के अंदर वो फाइल करेगी एप्लीकेशन। अब सेक्शन 13 और 14 बहुत इंपॉर्टेंट, सेक्शन 13 और 14 मोरेटेरियम पीरियड पे याद करता है, मोरेटेरियम पीरियड। तो हमारा यहाँ पर हमने कहा था कि पूरा प्रोसेस अगर आपको ओवरव्यू दे तो देखो, डिफॉल्ट हुआ, क्रेडिटर जो है फाइनेंशियल क्रेडिटर या डेटर खुद कहाँ गए, एप्लीकेंट अथॉरिटी के पास, ठीक है। ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या करेगा, वो 10 दिन का नोटिस देगा, फिर उसके बाद वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास गए, अब वो देखेगा कि क्लेम सच्चा है या झूठा है, वो 14 डेज में क्या कहते हैं उसको 14 डेज में अप्रूवल देगा। अगर उसको लगेगा कोई गलती है तो वो 7 डेज का उसको रेक्टिफाई पीरियड देगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया था। अब उसने अप्रूव कर दिया था, फिर उसके बाद अप्रूवल दे दिया उसने अपने, उसका तो आईआरपी अपॉइंट हो गया है, पब्लिक अनाउंसमेंट हो जाती है। यहाँ पर पब्लिक अनाउंसमेंट हो गया, उसने बोला है टाइम पीरियड भी बता दे कब तक कंप्लीट होना, पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। अभी नीचे का पूरा प्रोसेस होगा 180 डेज में क्या क्या चलेगा मैं बताती हूँ। अब ये मोरेटोरियम पीरियड जो होता है, अब ये मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है, ये एकदम ये फ्रीजिंग पीरियड होता है, ये फ्रीज कर देता है हर चीज को। मतलब यहाँ पर फ्रीज हो जाता है कि क्या क्या चीजें नहीं कर पाएगी अब कंपनी की, जो डेली जैसे डेली जो चीजें चल रही होगी वहां पे फ्रीज हो जाएगी। तो डिक्लेरेशन ऑफ मोरेटोरियम पीरियड एंड पब्लिक अनाउंसमेंट, जब एक एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के थ्रू, ये जो प्रोसेस है 789, तो इसमें दो चीजें होती है। जब हो गया, पहला तो आईआरपी अपॉइंट हो जाता है, दूसरा मोरेटोरियम पीरियड एप्लीकेबल शुरू हो जाता है, और तीसरा पब्लिक अनाउंसमेंट हो जाती है यहाँ पर कि भाई इनका दिवाला निकलने वाला है, कि अब ये यहाँ पर इसके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग्स और कुछ भी नहीं चल सकती है, ठीक है। यहाँ पर आईआरपी आप सेक्शन 16 के थ्रू अभी अपॉइंट करोगे, पब्लिक अनाउंसमेंट सेक्शन 15 में होगी, और मोरेटोरियम पीरियड हमारा सेक्शन 14 में होगा, ठीक है। सेक्शन 13 यही 3 बात बताता है। अब हम पढ़ेंगे कि मोरेटोरियम पीरियड में क्या क्या हम लोग प्रोहिबिशन है और क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें है पहला प्रोहिबिशन ये है कि वो कोई भी प्रॉपर्टी को रिकवर नहीं कर सकता, उसकी प्रॉपर्टी पे हॉल लग जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी फ्रीज हो जाएगी। अब कोई भी ओनर और लेसर है क्लेम नहीं कर सकता, उसकी प्रॉपर्टी का पोजेशन छीन नहीं सकता फ्रॉम कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हॉल लग गया, पहला है कैन नॉट रिकवर एनी प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद असेट ट्रांजेक्शन बाय सीडी भी प्रोहिबिटेड है। कोई भी क्या कहते हैं ट्रांसफर और कोई भी एलिनिएशन ऑफ, अगर उसकी प्रॉपर्टी है जो कि लीगल राइट है उस असेट्स पे, मतलब जो भी उन्होंने अपने जो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में जो भी बताया होगा उनको कि ये सारी प्रॉपर्टी है, तो वहां पर वो सारी प्रॉपर्टीज पे भी हॉल लग जाएगा। कोई इनकम्बरेंस नहीं कर सकता उसके ऊपर, कोई भी ट्रांसफर और एलिनेशन नहीं कर सकता। इंस्टीट्यूशन ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ सूट्स ऑफ प्रोसीडिंग एक्सक्लूडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ एनी जजमेंट, अब कोई भी इसके ऊपर सूट नहीं डाल सकता। ये लिस्ट पेंडेंट जैसा ही है कि कोई भी, अब ये सीआईआरपी प्रोसेस में चली गई है तो अब आप इसके ऊपर सूट नहीं डाल सकते। डिक्लेयर ऑर्डर इन कोर्ट, लॉ, ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रेशन पैनल एंड एनी अथॉरिटी, ठीक है। इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट नहीं कर सकता, कोई भी अंडर सरफेसी एक्ट हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर उसके ऊपर कोई भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट का इन्फोर्स नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये जो मोरेटोरियम पीरियड होता है, अब एक गारंटी भी आता है, हमने ऊपर कॉर्पोरेट गारंटर की भी डेफिनेशन पढ़ी थी, कोई भी कॉर्पोरेट डेटर के लिए आता है। तो ये मोरेटोरियम पीरियड जो होता है वो कॉर्पोरेट गारंटर पे नहीं एप्लीकेशन होता कि उसकी असेट्स भी फ्रीज नहीं होगी, पर यहाँ पर उसकी रिकवर नहीं हो सकती। क्या क्या है, RAIE, राई, ठीक है। यहाँ पर राई है, इसको याद करने का, राई का पहाड़ जैसे कहते हैं ना, तो आप रिकवर नहीं कर सकते, आप असेट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, आप इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट नहीं कर सकते, आप कोई भी इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट नहीं कर सकते, ठीक है। रिकवर और क्या कहते हैं असेट ट्रांजैक्शन, और फिर उसके बाद इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट और इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें, 4 चीजें प्रोहिबिटेड है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछते हैं।
फिर उसके बाद परमिटेड एक्टिविटीज क्या क्या है, गवर्नमेंट का कोई लाइसेंस होगा उसको परमिट करने का, वो जो परमिटेड होगा जो भी बिजनेस करने का वो कभी भी कैंसिल नहीं होगा। कोई भी लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन कोटा, कोई भी कंसेशन मिल रखी है, कोई भी क्लियरेंस और सिमिलर राइट है तो वो कभी भी कैंसिल नहीं होगा अंडर सेक्शन 14। ठीक है। एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी डिलीवरी होगी वो भी कभी भी बंद नहीं होगी। ये नहीं है जब तक क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है जब तक एसेंशियल गुड्स एंड सप्लायर्स को। तो अगर आपकी पब्लिक अनाउंसमेंट हो गई है अंडर सेक्शन 15 तब भी आप क्या कहते हैं ये बंद नहीं कर सकते इनको देना। पर इसमें भी एक केस है कि अगर आपने उनको पैसे नहीं दिए, ऑफकोर्स आप पैसे नहीं दे रहे हो तो वहां पर एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज का रुक सकता है। पर मेनली नहीं रुकता है क्योंकि एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज नहीं दोगे तो फिर तो बिल्कुल बिजनेस बंद ही हो जाएगा। तो आईआरपी जो है वो कैसे रेगुलेट करेगा उसका बिजनेस जब तक 180 डेज पूरे नहीं हो जाते, तो वहां पर एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज बंद नहीं होगा। सेक्शन 29 रेगुलेशन सेल ऑफ असेट्स। हाँ, अब ये है कि हाँ वो अनइनकम्पर्ड असेट्स है उसको सेल कर सकता है अंडर सेक्शन 29 ऑफ रेगुलेशन अगर उसका 10% ऑफ टोटल डेट्स नहीं इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर वो सेल भी कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें एक्टिविटीज नहीं है। मोस्ट ये है हमारा ये ऊपर का कि क्या कहते हैं रिकवरी ऑफ डेट, रिकवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी एसेट ट्रांजेक्शन एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ये सारी चीजें नहीं हो सकता। तो ठीक है, अब हमारे यहाँ तक प्रोसेस हो गया कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने अप्रूव कर दिया है। वहां पर पब्लिक अनाउंस हमारा मॉरेटोरियम पीरियड वो मॉरेटोरियम पीरियड स्टार्ट हो गया अंडर सेक्शन 40। अब आगे पढ़ते सेक्शन 15 पब्लिक अनाउंसमेंट होगी। पब्लिक अनाउंसमेंट होगी। टाइमिंग ऑफ अनाउंसमेंट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है जब इसको अप्रूव करेगा विद इन 3 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी पब्लिक अनाउंसमेंट हो जाएगी। उस पब्लिक अनाउंसमेंट में नेम एंड एड्रेस होगा ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द अथॉरिटी, डिटेल्स ऑफ द आईआरपी होगी, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द क्लेम्स होगी, पेनल्टी ऑफ द फॉल्स क्लेम्स होगा और लास्ट डेट ऑफ सीआईआरपी डे मेंशन अंडर सेक्शन 7-9 जो भी सीआईआरपी का लास्ट डे कंप्लीशन होगा तो वहां पर अंडर मेंशन होगा। और फिर क्या कहते हैं एडमिशन फॉर्म होंगे सेक्शन 9 और 10 और 7, 9, 10 के। ठीक है, यहाँ पर पब्लिक अनाउंसमेंट हो गई। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट तीन, पहला मोरेटोरियम पीरियड हो गया। 4 एक्टिविटीज जो प्रोहिबिटेड है वो रिकवरी ऑफ असेट्स, असेट्स ट्रांजेक्शन बाय सीडी और इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ये 4 चीजें। परमिटेड क्या क्या है, गवर्नमेंट लाइसेंस और एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल ऑफ अनइनकम्बर्ड असेट्स। पब्लिक अनाउंसमेंट भी हो गई। सेक्शन 16 में सबसे इम्पोर्टेंट है अब आईआरपी अपॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी होगा। सेक्शन 7 और सेक्शन 10 में तो मैंडेटरी है कि वो आईआरपी का नेम देगा। तो आईआरपी का नेम जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपनी डिस्क्रिप्शन पे और उसकी एलिजिबिलिटी चेक करेगा, जो हम आगे देखेंगे कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए एंड ऑल, मतलब ये सारी चीजें है। तो वो आईआरपी अगर सारी एलिजिबिलिटी के ऊपर चेक लिस्ट पे खड़ा उतरेगा तो उसका नेम यहाँ पर अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो इफ भी यहाँ पर देगा, अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर ओसी है तो फिर सेक्शन 8 में ऑप्शनल है। अगर उसने प्रपोज किया तो यहीं पर ही एलिजिबिलिटी चेक होगी, अगर नहीं किया तो इफ भी जो है वो अपॉइंट करेगा आईआरपी। अब ये आईआरपी कितने दिनों में होगी, ये 10 डेज में होगी ऑफ द अपॉइंटमेंट, मतलब अपॉइंटमेंट इसकी 10 डेज में होगी, ऑफ द अपॉइंटमेंट नहीं है, विद इन 10 डेज ऑफ द जो प्रपोजल मेड है तब तक, मतलब जो आईडी से आईसीडी से जब उसका अप्रूव हो गया विद इन 10 डेज में आईआरपी वो होगा। टेन्योर ऑफ आईआरपी कब है, फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एए, मतलब एडमिशन बाय एए, मतलब जब क्या कहते हैं जब अपॉइंट करेगा एए एडमिशन करता है तो सबसे शुरू होगा। और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जब तक अपॉइंट नहीं हो सकता आईआरपी, क्योंकि इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है तो तब तक नहीं वो होगा। सेक्शन 22 में जो हमारा आरपी जो परमानेंट वो होगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, तो वहां पर अप्रूव होगा तो वहां पर तक इसका टेन्योर होगा। ठीक है, अब हम दोबारा से एक बार पीछे से करते हैं। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने 14 और 7 डेज का जो टाइम दिया था उसके बाद वो क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, जो हमारे सेक्शन 7, 9, 8, सेक्शन 7, 8 और 10 में जो एक्सेप्ट कर लिया है तो वहां पर से फिर उसके बाद ये 8 है एडमिशन फॉर्म सेक्शन 8। ठीक है, वहां से एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एक्सेप्ट कर लिया है। सेक्शन 14 में उसने मोरेटोरियम पीरियड लगा दिया है जहां पर 4 एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड है। पहला है रिकवरी ऑफ असेट्स, फिर उसके बाद असेट्स ट्रांजेक्शन बाय द सीडी कोई भी, ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट और फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी सूट्स। क्या 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 परमिटेड है, सबसे पहले है गवर्नमेंट कोई भी परमिट और लाइसेंस है तो वो परमिटेड है। फिर उसके बाद एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज परमिटेड है और
regulations of sale permitted है। सेक्शन 15 में क्या है, पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा, पब्लिक अनाउंसमेंट विद इन 3 days ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द IRP कर देगा, ठीक है, 3 days याद रखिएगा। फिर उसके बाद अब IRP अपॉइंट होगा। IRP कैसे अपॉइंट होता है, अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे खड़ा होता है तो IRP अपॉइंट हो जाएगा, अगर नहीं है तो IBB अपॉइंट करेगा विद इन 10 days ऑफ ICD, ठीक है। चार्ज और टिल डेट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के अपॉइंटमेंट में जो सेक्शन 22 में होगा तो वहां तक इसका टाइम पीरियड चलता है IRP का। ऑफकोर्स सेक्शन 22 जो है RP है, IRP का पत्ता ही काटेगा, ठीक है। सेक्शन 17 अब जब तक हमारा ये चल रहा है, मोरेटोरियम पीरियड चल रहा है, जब तक हमारा ये सारा COC का रेजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है, सेक्शन 17 कहता है सारी जो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी होगा वो IRP ही करेगा। अब इसमें सेक्शन 18 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 18 बताता है कि क्या क्या ड्यूटीज होगी IRP पे। अब क्योंकि 22 में RP हमारा अपॉइंट होगा तो यहाँ पर क्या क्या ड्यूटीज हो सकती है, तो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा वो, जो भी असेट्स फाइनेंस से रिलेटेड है, ऑपरेशन ऑफ CD, और वो फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करेगा, क्लेम सारे हैंडल करेगा, मॉनिटरिंग मैनेजमेंट करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ COC यही करता है। COC जब अपॉइंट करेगा तो तभी अपना पत्ता कटवाएगा। फाइलिंग ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ टू इंफॉर्मेशन यूटिलिटी सॉरी। तो सेक्शन 18 में बात करते हैं कि ड्यूटीज ऑफ IRP क्या होंगे, ये हमारा पूछ सकता है MCQ में कि सेक्शन 18 में क्या बात करता है। सेक्शन 14 में हमारा क्या था, मोरेटोरियम पीरियड। सेक्शन 15 में पब्लिक अनाउंसमेंट। सेक्शन 16 में हमारा IRP अपॉइंट होगा, और सेक्शन 18 में हमारा ड्यूटीज, ठीक है। सेक्शन 20 पे हमारा ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ IRP है। तो ये क्या करेगा, ये दो चीजें हैं, जब भी आपसे इंटरव्यूज में पूछेंगे व्हाट आर द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ IRP, सबसे पहला इसका है प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द इंटरेस्ट ऑफ CD कॉर्पोरेट डेटर को, क्योंकि ये उसकी ही प्रॉपर्टी मैनेज कर रहा है तो फिर उसकी ही वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने का उस पर ही जिम्मा आता है, और उससे ही क्योंकि सबके बाकी सारे लोगों के भी जो क्लेम्स वो होंगे वो हटेंगे। तो सेक्शन 20 हमारा कहता है कि उनके ड्यूटीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ IRP जो है वो है कि सबसे पहले कि वो प्रोटेक्ट द प्रिजर्व एंड इंटरेस्ट ऑफ द CD। फिर दूसरा है मैनेज द ऑपरेशन ऑफ द CD एज गोइंग कंसर्न्स, वो मैनेज करेगा जो भी CD का ऑपरेशंस है वो सारे मैनेज करेगा। वो उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, इंटरिम फाइनेंस को रेज कर सकता है, प्रायर कंसेंट ऑफ द सिक्योरिटी क्रेडिटर, और फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन दे सकता है पर्सनल को। मैनर ऑफ सबमिशन ऑफ प्रूफ क्लेम्स एज पर IBB गाइडलाइंस, ये सारी चीजें वो IBB गाइडलाइंस पे करेंगे। सबमिशन ऑफ प्रूफ क्लेम, सॉरी, जो प्रूफ जो होंगे, जो IBB जो होगा वो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी बना रहा है। अब वो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी बना रहा है तो वो सारे क्रेडिटर से पूछेगा भाई तुम बताओ तुम्हारा कितना वो बनता है, क्या कहते हैं क्लेम बनता है। अब वो क्लेम जो है वो एक्सेप्ट होंगे, वो एज पर IBB गाइडलाइंस पे एक्सेप्ट होता है। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशनल क्रेडिटर फॉर्म B में अपना क्लेम फाइल करेगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर फॉर्म C में, और वर्कमैन एंड एम्प्लॉयज फॉर्म D में, ठीक है। अब ये क्लेम जो है वो IRP अप्रूव करेगी 7 days में, और फिर क्लेम कैन बी फाइल बाय द क्रेडिटर 90 days फ्रॉम द, जब तक अप्रूव होगा वो ICD का 90 days में वो कर सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लेम अप्रूव होगा 7 days के अंदर जब ये फॉर्म B में आता है सबसे ऑपरेशनल क्रेडिटर जो लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है, C में आता है हमारा फाइनेंशियल क्रेडिटर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है C, और D में आता है वर्कमैन एम्प्लॉयज, ठीक है, याद रहेगा। अब ये क्या है, 7 days में अपना क्लेम अप्रूव करना है, और क्लेम जो है क्रेडिटर्स को फाइल करेगा विद इन 90 days फ्रॉम ICD, ठीक है। अब लास्ट डेट मेंशन इन पब्लिक अनाउंसमेंट, लास्ट डेट जो होगी क्लेम फाइल करने की वो पब्लिक अनाउंसमेंट होगा, पर मोस्टली वो 90 days के अंदर जो हमारा जो अप्रूव हो जाएगा, IRP जब अपॉइंट हो जाएगा तो 90 days के अंदर इसको सबको अपना क्लेम बता देना है, ठीक है, फॉर्म BCD में। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, IRP की ड्यूटीज पढ़ ली, IRP हमारा पॉइंट हो गया। अब हमारा IRP का पत्ता कटने लग जाएगा, वो हमारा सेक्शन 21 और सेक्शन 22 में होगा, क्योंकि सेक्शन 21 में IRP जो है वो COC फॉर्म कर देगी। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, फिर उसके बाद क्या कहते हैं वो क्या होगा, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अब करेगा वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के,
फिर उसके बाद आफ्टर कोलेशन ऑफ क्लेम्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ सीडी, जितने भी कॉर्पोरेट डेटर्स का है उसका वो देखेगा, क्लेम जितने भी उसके पास रिसीव होंगे अंडर फॉर्म बी सी डी, और वो फाइनेंशियल पोजीशन क्योंकि उसके मैनेज कर रहा है अफेयर्स को, सीडी के करने के बाद आईआरपी जो है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स फॉर्म करेगा। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स से ही बनते हैं, इसमें ऑपरेशनल क्रेडिटर्स नहीं इंक्लूड होंगे, ठीक है। जो भी पर इसमें एक एक्सेप्शन है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर जो भी रिलेशन होगा उनका सीडी से वो नहीं होंगे इसमें, ठीक है। इसमें सिर्फ वही फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट होने चाहिए। आप वो अगर रिलेटेड होगा तो क्या है, तो उनको, और अगर है भी तो उनको क्या कहते हैं, राइट उनको रिप्रेजेंट और पार्टिसिपेट और वोट करने का कोई राइट नहीं होता सीओसी मीटिंग्स में, सीओसी की मीटिंग में। जो ऊपर का ऑब्जेक्शन वो है एक्सेप्शन है, ये उन फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को अप्लाई नहीं होता जो अभी अभी कन्वर्ट हो रखे होते हैं फ्रॉम द डेट इक्विटी कन्वर्जन से आईसीडी, मतलब हो रखे होते हैं, कन्वर्ट हो रखे होते हैं, डेट में कन्वर्ट हो रखे होते हैं, रिलेटेड पार्टी बने होते हैं कि वो बोलते हैं जैसे अगर कोई कंपनी है, ठीक है, वो फाइनेंशियल क्रेडिटर है, अब उन्होंने बोला कि आप इतने शेयर खरीद लो और फिर उसके बाद हम इतना वो आपको दे देते हैं इक्विटी, पर वो अभी भी तो क्रेडिटर है ही ना, तो फिर वो एज अ कंपेंसेशन मतलब थोड़ा सा शेयर खरीदता है, पर वो अभी भी है, तो वो उन कन्वर्जन फाइनेंशियल क्रेडिटर को इंक्लूड नहीं करता है, क्योंकि अब जैसे बोल रहे हैं कि अगर रिलेटेड है तो आपका नो राइट और नो रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेंट टू वोट होगा, तो यहाँ पर उनको इंक्लूड नहीं होता। ये फाइनेंशियल क्रेडिटर्स अगर नहीं है तो कितने ऑपरेशनल क्रेडिटर्स कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाएंगे, लार्जेस्ट ऑपरेशन बाय द वैल्यू, एक जिसमें रिप्रेजेंटेटिव वर्कमैन होगा, एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयज होगा। फिर उसके बाद अगर वो भी नहीं है तो 18 ऑपरेशनल, अगर 18 ऑपरेशनल क्रेडिटर से बनेंगे, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखना भूल गई, 18 ऑपरेशनल क्रेडिटर्स भी नहीं है तो अब तो ऑल क्रेडिटर्स जितने भी कंपनी के क्रेडिटर्स होंगे तो उनसे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया, पहला है कॉम्पोजिशन क्या होगा, ओनली फाइनेंशियल क्रेडिटर्स विल मेक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो भी रिलेटेड पार्टी के हैं वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स नहीं बना सकते हैं, और अब ऊपर का एक्सेप्शन तब नहीं हुआ है कि जो अभी अभी आईसीडी के बाद डेट इक्विटी ट्रांसफर हुए हैं जो भी हमारे क्रेडिटर्स, तो उनके पर एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स नहीं है तो 18 ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जिसमें एक वर्कमैन रिप्रेजेंटेटिव होगा और एक रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉयज होगा वो बनाएंगे, और अगर 18 ऑपरेशनल क्रेडिटर्स भी नहीं है तो सारे जितने भी क्रेडिटर होंगे वो बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें है ऑथर 21(6)(a) में है ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कैसे अपॉइंट होता है, क्योंकि इनका एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, तो अगर है तो इन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी और डिपॉजिट्स, या फिर ट्रस्टीज और एजेंट्स भी हो सकते हैं, या फिर ऑलरेडी अपॉइंटेड ट्रस्टी जो है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के, तो ये हो सकते हैं। कौन कौन हो सकते हैं, सिक्योरिटीज और डिपॉजिट्स जो उन्होंने भी दिया है, ये ट्रस्टी और एजेंट्स हो रखे हैं, या ऑलरेडी अपॉइंटेड ट्रस्टीज है, वो सब हो सकते हैं। अब अगर सिमिलर क्लास ऑफ क्रेडिटर से ले रखे हैं तो वो क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ आईआरपी देंगे और एक नेम सजेस्ट करेंगे कि इसको हम लोग अपना ऑथोरिटेटिव रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। एक आईआरपी का उसका प्रोफेशनल का नेम सजेस्ट करेंगे और कहेंगे इसको आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलेंगे, आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बना दो। अब आईआरपी जो है वो 3 लोगों के नेम प्रपोज कर सकता है एज अ ऑथोरिटेटिव रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन। अब ये डिसीजन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो होगा वो 51% ऑफ वोटिंग पावर से होगा, कोरम ऑफ मीटिंग पहुंचती है, 33% ऑफ वोटिंग राइट पे पहुंचती है, मतलब 33% ऑफ पर्सन, मतलब कोरम होना चाहिए मीटिंग के लिए फिजिकली और ऑडियो फॉर्म में। अगर कोरम नहीं मेट करता तो नेक्स्ट डे एडजर्न हो जाती है, और अगर नेक्स्ट डे भी नहीं बैठ रहा तो उस दिन तो मीटिंग बैठ ही जाएगी, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कितने भी लोग। कंपनी एक्ट में जैसे होता था ना, कोरम फिल नहीं होता था तो फिर वो क्या कहते हैं नेक्स्ट वीक के लिए हो जाता था। अब हम ये वाला सेक्शन पढ़ लेते हैं, सेक्शन 22 कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, फिर या फिर मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स भी पढ़ लेते हैं कितने दिन के लोग के, फिर हम पूरा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कर लेते हैं, फिर लास्ट में हम लोग आरपी अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और पूरा हम लोग रेजोल्यूशन प्लान को हम लोग पूरा मतलब वो कर देंगे, ठीक है। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स हमने बना ली। अब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स फाइनेंशियल क्रेडिटर से बन गई या 18 ऑपरेशन क्रेडिटर से बन गई। अब ये जो कोरम उनका कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का कितना चाहिए होता है, 33% की मीटिंग होगी। अब ये जो मीटिंग होगी, जो फर्स्ट मीटिंग होगी, तो वो 7 डेज के अंदर होगी। पहली मीटिंग 7 डेज के अंदर होती है विद इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक है। आईआरपी ने कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स से 7 डेज के अंदर कमिटी ऑफ
क्रेडिटर से वो होके, पर उसके मतलब 30 डेज के इनिशिएशन के डेट के नहीं हो सकती, लास्ट 30 डेज है, 7 डेज के अंदर वैसे हो जाती है मीटिंग जनरली। तो एक फर्स्ट मीटिंग में 66% ऑफ उसका चाहिए होता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को वोटिंग चाहिए होता है कि वो अपॉइंट करेगी आईआरपी एज आरपी। मतलब इसमें अब क्योंकि आईआरपी का पत्ता कट गया सेक्शन 22 में, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो होगी वो आरपी अपॉइंट करेगी, या तो वो पुराने आईआरपी को आरपी बना देंगी या फिर नया आईआरपी अपॉइंट करेगी। ठीक है, अब इसमें जब वो सीओसी जो अपॉइंट करे, अगर एग्जिस्टिंग आईआरपी को अपॉइंट करी है तो आरपी, तो यहाँ पर उसको रिटर्न कंसेंट चाहिए होगी, आरपी है, रिटर्न कंसेंट चाहिए होगी पुराने आईआरपी की, और वो कम्युनिकेट करेगा उसकी कंसेंट को आईआरपी को, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को और कॉर्पोरेट डेटर्स को, इन तीनों को अपॉइंट बताएगा। और अगर न्यू आरपी कर रहा है तो सीओसी जो है फाइल एप्लीकेशन करेगी विद एए और नेम प्रपोज करेगी, कमिटी ऑफ क्रेडिटर एए को करेगी, नेम प्रपोज करेगी, आरपी का रिटर्न रिप्रेजेंटेटिव का बोर्ड कंफर्म करेगा प्रोसीड, और बोर्ड अगर नहीं कंफर्म कर रहा तो 10 डेज के अंदर वो आईआरपी जो होगा वो पुराना आरपी ही एज आरपी ही कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अगर डिले हो रहा है तो 40 डेज तक ऑफ आईसीडी, आईसीडी मैंने आपको बताया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जब अप्रूव कर देती है उनके क्लेम्स, तब से 40 डेज तक आईआरपी ही सारी वो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएगा जो मैं आपको सेक्शन 18 में बताया। ठीक है, अब रेगुलेशन 3 ऑफ इब्बी कोड, ये इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन 3 ऑफ इब्बी क्या है, हाँ, रेगुलेशन 3 ऑफ इब्बी कोड जो है वो बताता है कि आप एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है, इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी हो सकता है, इंडिपेंडेंट होगा, सेम एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, रिलेटेड नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉयर पार्टनर है भी तो फिर उसका ट्रांजेक्शन कॉर्पोरेट डेटा से 5% ऑफ इट्स टर्नओवर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मीटिंग हो गई आपको, फर्स्ट जो मीटिंग होती है सेक्शन 22 में जो फर्स्ट मीटिंग दे रखी है 77 डेज में होती है। आफ्टर दैट जो हमारा सीओसी है वो मीटिंग बुला सकता है या हमारा आरपी भी मीटिंग बुला सकता है सुमोटो। अगर सीओसी जो है 33% वोटिंग शेयर के बाद मीटिंग बुलाती, आरपी को बोलेगी मीटिंग बुला दो, थ्रू आरपी ही बुलाएंगी मीटिंग। ठीक है, इसमें भी अमेंडमेंट जितना भी हुआ है, एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है अकॉर्डिंग टू 18(1) रेगुलेशंस ऑफ इब्बी कोड। यहाँ पर सेक्शन रेगुलेशन 3 थी इब्बी की, यहाँ पर रेगुलेशन 18 है कि क्या कहते हैं विद इन 30 डेज आपकी मीटिंग हो ही जाना चाहिए, और लास्ट इसकी एक्सटेंड हो सकती है। अगर आपको इतनी देर नहीं करना तो सीओसी सारे मान जाएंगे कि आपको मीटिंग हम लोग थोड़ी एक्सटेंड कर देते हैं। वो फर्स्ट मीटिंग जो है, आफ्टर फर्स्ट मीटिंग ईच क्वार्टर हम लोग एक मीटिंग रखेंगे। ठीक है, नोटिस ऑफ द मीटिंग, नोटिस किसको हो जाएगा, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को जाएगा, सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और पार्टनर को जाएगा, ऑपरेशनल क्रेडिटर को जाएगा। नोटिस पीरियड है 5 डेज का, पर ये 24 आवर्स में भी हो सकता है और अगर 48 आवर्स के लिए भी हो सकता है, अगर क्या कहते हैं ऑथोरेटेटिव रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ऑथोरेटेटिव रिप्रेजेंटेटिव है तो। मीटिंग कब तक होगी, जब तक रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं हो जाता सेक्शन 31 तक, या फिर लिक्विडेशन ऑर्डर पास नहीं हो सकता 33 तक। ठीक है, इन केस ऑफ रियल स्टेट ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कैन बी इनवाइटेड, फाइनेंशियल अथॉरिटीज कैन ऑल्सो बी कॉल्ड। हाँ जी, तो मीटिंग का इंपॉर्टेंट यही है सेक्शन 24 में कि पहली मीटिंग होगी 7 डेज के अंदर। कौन बुला सकता है, आरपी बुलाएगी अगली मीटिंग, और कैसे सुओमोटो बुला सकती है, 33% ऑफ वोट ऑफ सीओसी बुला सकती है। ठीक है, अमेंडमेंट्स है कि 30 डेज में मीटिंग हो ही जाना चाहिए दूसरी, पर एक क्वार्टर में एक मीटिंग भी हो सकती है। नोटिस जाएगा मीटिंग को, किस किस को जाएगा, इन तीनों को भी जाएगा, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, सस्पेंडेड बीओडी। 5 डेज के अंदर जाता है, 5 डेज मतलब 5 डेज प्रायर ऑफ द मीटिंग जाएगा। 24 आवर्स भी जा सकता है अगर ऑथोरिटेटिव रिप्रेजेंटेटिव है और कंसेंट से, या फिर नहीं है तो फिर 48 आवर्स। हाँ, तो यहाँ तक तो आपको पढ़ा दिया कल ड्यूटीज और उसका पूरा आगे का प्रोसेस। हम लोग रेजोल्यूशन जब अप्रूव हो जाएगा प्लान तो कैसे हमारा इम्प्लीमेंट होगा, और दूसरा अगर नहीं होगा तो लिक्विडेशन प्रोसेस का ऑर्डर जाएगा सेक्शन 33 में आई थिंक। हाँ, इनिशिएशन ऑफ सेक्शन 33 में, 31 में हमारा अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान है। तो ये हमारा पूरा आज का सीआईआरपी प्रोसेस हुआ कि जिसमें हम लोग ने आईआरपी से आरपी तक गए, सीओसी हमारी कैसे फॉर्म हुई, कौन कौन होता है, कैसे कैसे क्या क्या ड्यूटीज होती है, आईआरपी तब तक क्या क्या संभालेगा, ये पूरा हमने था। सेक्शन 18 याद रखिएगा, सेक्शन 20 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सेक्शन 16 याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट और टेन्योर ऑफ आईआरपी 10 डेज के अंदर वो करेगा, इब्बी जो फॉर्म कर देगा। ठीक है, बाकी आज तो ठीक है। ठीक है, ये सेक्शन 14, 15 और 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा आपका पार्ट 1 ऑफ ये IBC कंप्लीट कर देंगे, फिर हम लोग अपना PPIRP का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, और थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दिया करो भाई। मैं शुरू में बोलती नहीं हूँ बिकॉज ये मैं अपने रिविजन और अपने लिए भी बना रही हूँ, पर आप लोग भी थोड़ा सराहना दे दिया करो अगर आप यहाँ तक वीडियो पे पहुंच गए हो तो आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो। बीच की डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। और अगर मैं भी आपके साथ लर्न कर रही हूँ तो अगर आपको कोई भी वो हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में सजेशन बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।